इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। मैं आप सब लोगों के लिए करा रही हूँ यूपी पीजीटी एजुकेशन का फुल कोर्स, जो कि मैं आपको पूरी हर टॉपिक से थ्योरी बता रही हूँ और 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। आज तीसरा टॉपिक है हमारा शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो बिना देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा का उद्देश्य। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली अपनी सामाजिक व्यवस्था एवं दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो है निर्धारित करती है। अगर हम बात करें कि कोई भी हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जो हमें शिक्षा प्रदान करती है, वह अपने अपने हिसाब से एक सामाजिक व्यवस्था बनाती है। ठीक है, और उससे जो शिक्षा यानी कि जो भी वो शिक्षा दे रही है तो उसके क्या उद्देश्य है उसको वह निर्धारित करती है। शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले दोनों पक्षों को शिक्षा के उद्देश्यों से अवगत होना पड़ता है। अब देने वाला कौन है? देने वाला होता है शिक्षक। अगर मान लीजिए शिक्षक यही नहीं है कि जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा है वही शिक्षक है। अगर हम बाहर भी कहीं पर भी कोई चीज़ सीखते हैं तो जिससे भी हम सीखते हैं वो कहीं ना कहीं एक हमारा शिक्षक होता है। चाहे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी को आपके आस पड़ोस में किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उससे आप फॉलो करते हैं, उसकी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, और ग्रहण करने वाला यानी कि आप खुद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक ग्रहण करना और जो देता है, इन दोनों पक्षों को जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य जो है समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को एक दिशा प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा के व्यवस्थापक ये पता लगाते हैं कि शैक्षिक प्रक्रिया में प्रासंगिकता तथा औचित्य का समावेश किस सीमा तक है। शैक्षिक पाठ्यक्रमों के निर्माण तथा शैक्षिक विधि, शैक्षिक मापन, मूल्यांकन जैसी क्रियाओं के सम्यक संपादन हेतु शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण क्या होता है, अनिवार्य होता है। बिना उद्देश्यों के शैक्षिक प्रक्रिया दिशाहीन और यंत्रवत कहते हैं ना बन जाती है। मान लीजिए आप कहीं स्कूल कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, उस कोर्स को पूर्ण करना, अच्छे नंबरों से पास होना, है ना। अगर आपका कोई उससे दिशा ही नहीं होगी और आप उस कार्य को करे ही जा रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो वह क्या होगा, उसका तो कोई फिर महत्व ही नहीं है ना, तो उस कार्य का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो शैक्षिक उद्देश्य के कुछ प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य वे हैं जो शैक्षिक प्रक्रियाओं और उनके आयोजन के संबंध में अत्यंत यानी कि सामान्य रूप से दिशा निर्देश करते हैं, नॉर्मल तरीके से। ठीक है, जिसमें किसी को भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, नॉर्मल कुछ शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका दे रखा है कि बालक की सबसे पहला देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी शिक्षा जब कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को देता है तो उसका सबसे पहला एक सामान्य सा उद्देश्य होता है कि वह बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एवं सामाजिक क्षमताओं का क्या करे, विकास करे। ये सबसे पहला सामान्य उद्देश्य होता है किसी भी शिक्षक का। बालक सेकंड क्या होता है सामान्य उद्देश्य में कि बालक में भावनात्मक एकता का विकसित करना। तीसरा उद्देश्य क्या बताया गया है सामान्य उद्देश्य में कि व्यक्ति की सामाजिक संवेदनशीलता में जो है अभिवृद्धि को करना, समाज से जुड़ी जो भी उसकी संवेदनशीलता है उसमें अभिवृद्धि को करना। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो फिर नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को जागृत करना, अपने देश के प्रति, ठीक है, उसको प्रेम को जागृत करना, समाज तथा राष्ट्र की उत्पादक शक्ति को विकसित करना और सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों का चरित्र का निर्माण करना। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ गए। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर की सूची पे सामान्य हुए। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए जैसे पहला उद्देश्य था हमारा सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, तो सामान्य हमने पढ़ लिए। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जिनमें शिक्षक जो है विद्यार्थी दोनों ही पक्षों को शिक्षा द्वारा प्राप्त होने वाले खास प्रकार के लाभों की विशेष जानकारी प्राप्त हो। कि हम कोई भी शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं तो इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद हमको कौन सी चीज़ों का लाभ होगा। ठीक है, या फिर मैं कोई भी चीज़ आपको बता रही हूँ तो मुझे इसे बताने से क्या लाभ होगा, एक शिक्षक को भी पता होना चाहिए। तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही पक्षों को शिक्षा द्वारा प्राप्त होने वाले खास लाभों की विशेष जानकारी होनी
चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करने, जो भी पाठ्यक्रम बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर हम इस उद्देश्य को सोचकर कोई भी पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, जो हमारा सिलेबस होता है ना, कि भाई बच्चा जो सिलेबस में पढ़ेगा वही सीखेगा, तो हम बच्चे को सिलेबस में पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में हम क्या बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करने और शिक्षण विधियों के चुनाव और अधिगम के मूल्यांकन आदि में सहायक होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य के उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। अब इनमें से सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य क्या है आपका, कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो सामाजिक अध्ययन होता है अथवा विज्ञान, यानी कि जो हम एसएसटी पढ़ते हैं या फिर हम जो साइंस पढ़ते हैं, उसके माध्यम से बालकों को सामाजिक अथवा प्राकृतिक के नियमों के बारे में जानकारी देना होता है, कि हमारे समाज में कौन कौन सी घटनाएं जो हैं घटित हो चुकी हैं, है ना, और समाज में अभी क्या चल रहा है। विज्ञान में हमारी प्रकृति से रिलेटेड, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड सारे बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आपके विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर आपका समाज तथा राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं की सूची प्रस्तुत करना और उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में इस समय कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे स्कूल कॉलेजों में कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ पार्टिसिपेट कराया जाता है, बच्चों को उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है ना, और उनको इसके बारे में विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए भी कहा जाता है, जिससे कि बच्चे उसके बारे में भी नॉलेज करें। फिर है भाषा शिक्षण द्वारा बालक की संप्रेषणशीलता संबंधी कुशलताओं का विकास करना, बालक में शुद्ध रूप से गणना कर सकने की कुशलता को विकसित करना, कि बालक जो है शुद्ध रूप से किसी भी चीज़ के बारे में सही गणना कर पाए कि ये सही है या फिर ये गलत है। बालक की लिखित एवं मौखिक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्तियों को वृद्धि में लाना। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर जो है, शिक्षक जो है, वह बच्चे का, अगर बच्चा देखिए बोलने में बहुत अच्छा है, अगर मान लीजिए टीचर जो समझा रहा है तो फटाफट से बच्चों को जो है बच्चा सुना दे रहा है, लेकिन जब उसको लिखने को कहा जाता है तो वह लिख नहीं पा रहा है ना। या फिर कोई बच्चा क्या होता है, कहता है ना कि मुझे लिखना, मैं लिख सकता हूँ, मैं बता नहीं पाऊँगा। तो एक टीचर की, एक अध्यापक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है, कि बालक को जो है लिखित और मौखिक दोनों ही प्रकार की अभिवृद्धियों में उनकी वृद्धि लानी चाहिए। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये सब आएंगे आपके विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट उद्देश्य है आपका व्यक्तिगत तथा सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिक्षा की उपयोगिता व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए होती है। इस दृष्टि से शिक्षा के व्यक्तिगत और तथा सामाजिक उद्देश्यों में परस्पर कोई भी विरोध नहीं होता। बिना समाज के व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। भाई जाहिर सी बात है कि व्यक्ति है तभी तो समाज है, और जब व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समाज क्या होगा। तो दोनों की कल्पना एक दूसरे से नहीं की जा सकती, एक दूसरे के बिना। प्रत्येक व्यक्ति अपने तथा समाज के प्रति जिम्मेदार होता है, और इसी जिम्मेदारी का समुचित निर्वाह करने के लिए ये आवश्यक होता है कि वह अपने आत्म विकास करते हुए अपने राष्ट्रीय संदर्भ में सामाजिक विकास की गति को क्या करे, तीव्र बनाए, यानी कि तेज करे। तो यहाँ पर टीपी नन जो हैं वो बताते हैं कि इस संसार में व्यक्ति की स्वतंत्र क्रियाओं के बिना कोई भी अच्छाई नहीं उत्पन्न होती। शैक्षिक अभ्यासों को इस सत्य के अनुसार ढालना चाहिए। व्यक्ति अपने भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, और उसके संतुलित एवं पूर्ण विकास पर उसका भाग्य भी क्या करता है, निर्भर करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को संतुलित रखता है, उसका पूर्ण तरीके से विकास हो रहा है, ठीक है, विकसित हो रहा है वह, तो उसका भाग्य उसके आज पे ही निर्भर है। ठीक है, तो अस्तु क्या कहते हैं यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना होता है। इनके मान्यता के अनुसार शिक्षा एक व्यक्तिगत विकास का प्रतीक है, और व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों में पूर्ण वृद्धि एवं विकास करना ही क्या है, शिक्षा का सबसे बड़ा वास्तविक लक्ष्य होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट उद्देश्य है आपका समीपस्थ तथा चरम उद्देश्य। ये क्या है कि प्रत्येक शैक्षिक क्रिया का आयोजन देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। शैक्षिक क्रियाओं का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, नज़दीकी संदर्भ में निकटस्थ परिस्थितियों में निरूपित होता है। जैसे कि कक्षा के भीतर अध्यापक अपना शिक्षण कार्य संपादित करते हैं और समय रोज की शैक्षिक क्रिया में ऐसे उद्देश्य निरूपित करते हैं।
अब उनका सबसे पहला देखिए, कक्षा के अंदर शिक्षक जो है शिक्षण दे रहे हैं, ठीक है, और वह उनका उद्देश्य है, उन क्रियाओं को वह पूरा कर रहे हैं और जिनकी प्राप्ति क्या होती है, तत्काल जाने की तुरंत ही होती है। पर अपने विषय को पढ़ाते समय सूचनाओं का संप्रेषण करना, यानी कि सूचनाओं को देना और दक्षता का विकास करना, ये क्या होता है, ये समीपस्थ लक्ष्य कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कहें तो शैक्षणिक क्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से सिद्ध होने वाले लक्ष्य क्या होते हैं, दूरगामी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण। देखिए आज जो टीचर शिक्षा दे रहा है, ठीक है, और बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, उसको नोट कर रहा है, ठीक है, तो अब उसका जो निर्माण किस तरीके से हो रहा है वो तो उसको बाद में पता चलेगा ना, बाद में सिद्ध होगा। कैसे पता चलेगा कि इस समय शिक्षा को ग्रहण करने के बाद बालक के चरित्र और उसका व्यक्तित्व निर्माण कैसा हो रहा है, ठीक है। तो वह ये चरम उद्देश्य है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन करना पड़ता है और ये शैक्षणिक क्रियाएं समीपस्थ उद्देश्यों पर आधारित होती हैं जो कि चरम या फिर अंतरिम उद्देश्यों से जो क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। शिक्षा का वास्तविक गंतव्य क्या होता है, व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना, क्योंकि व्यक्ति क्या है, अभी अपूर्ण है, धीरे धीरे से सीख रहा है चीज़ों को, आगे क्या होगा, सीखते सीखते वह पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हर शिक्षा का एक वास्तविक उद्देश्य जो होता है वह हर व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना है, जिसकी प्राप्ति तत्काल होना संभव नहीं है कि आज ही आपने सब कुछ पढ़ा और आप आज ही आपको सारा ज्ञान हो गया और आपको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तत्काल जाने की तुरंत नहीं हो सकता, ये तो एक समय बाद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका उद्देश्य है प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी उद्देश्य। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पूरा सिलेबस आपको विद थ्योरी करा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी और वीक में एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम बात करेंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारी उद्देश्य क्या होता है कि प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्ति की अपेक्षा क्या होता है, समाज को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता का भाव विकसित करना समाज का प्रमुख ध्येय माना जाता है और इसके अनुसार जो है केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं माना जाता, बल्कि व्यक्ति ऐसे अवसर प्रदान करता है जिसका लाभ उठाकर वह आत्म विकास कर सके। आर्थिक समानता समाजवाद का क्या है, एक बुनियादी सिद्धांत है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं। मान लीजिए पूछ लिया आर्थिकवाद समानता का, ठीक है, क्या है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन में आपको बुनियादी सिद्धांत और भी सिद्धांत मिल जाएंगे, तो आपको याद रखना है ये पूरी की पूरी लाइन इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकती है, ठीक है। तो बुनियादी सिद्धांत है। समानता एक क्या है, व्यापक पद है, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उसकी परिस्थिति, उसकी जाति, उसका धर्म, क्षेत्र, रंग, रूप के आधार पर भेद किए बिना आत्म विकास का समान अवसर उपलब्ध किया जाता है इस विचार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र चुनाव, यानी कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है इन कार्यों को करने के लिए, ठीक है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, कानून की प्रक्रिया द्वारा वैयक्तिक अधिकार सुरक्षित होते हैं। राज्य को जनसाधारण का कल्याण सुनिश्चित कराने का यह अभिप्राय साधन भी है जो उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। तो ये आज शिक्षा के उद्देश्य थे जो कंप्लीट हो गए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।